हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्विक टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। जो भी विद्यार्थी एलपी टेक्नीशियन, डीआरडीओ, इसरो, बार्क तथा अन्य कंपटीशन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो हमारी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बताना है पैटर्न की अभिलक्षण जो सीआरटी स्क्रीन पर दिखाई देती है जब ज्यावक्रीय वोल्टेज एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्लेटों पर लागू होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। आपको बताना है जब ज्यावक्रीय वोल्टेज होता है वह एक साथ क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर प्लेटों पर लागू होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं। ऑप्शन है फेज पैटर्न कहते हैं, ऑप्शन बी आई पैटर्न कहते हैं, ऑप्शन सी ली साइज पैटर्न कहते हैं, ऑप्शन डी कलर पैटर्न कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ली साइज पैटर्न। यदि ज्यावक्रीय वोल्टेज एक साथ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर प्लेटों पर लागू होते हैं तो उन्हें हम ली साइज पैटर्न कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ली साइज पैटर्न होता है वह ली साइज पैटर्न क्या होता है? यह दो सिग्नलों के बीच में फेज अंतर ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है लेसाइज पैटर्न क्या होता है? दो सिग्नलों के बीच में फेज अंतर ज्ञात करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है और क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। एक आरएलसी श्रेणी परिपथ में वे शक्ति की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा ज्ञात की जाती है। आपको बताना है एक आरएलसी परिपथ होता है उसमें श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं जिनमें शक्ति की गणना यानी कि पावर की गणना निम्नलिखित में से किस सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। ऑप्शन ए P बराबर आई आर कोस फाइव, ऑप्शन बी P बराबर आई आर, ऑप्शन सी P बराबर वी आई कोस फाइव, ऑप्शन डी P बराबर वी आई। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी P बराबर वी आई कोस फाइव। इसकी पावर की गणना हम P बराबर वी आई कोस फाइव के द्वारा करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है कंडक्ट एल्बो सामान्यतः कहाँ लगाया जाता है। आपको बताना है कंडक्ट एल्बो होता है वो सामान्यतः कहाँ पर लगाते हैं। ऑप्शन ए सीधे प्रवाह पर लगाते हैं, ऑप्शन बी कनेक्शन की टैपिंग पर लगाते हैं, ऑप्शन सी न्यूक्लियर मोडों पर लगाते हैं, ऑप्शन डी दीवारों से दूर लगाते हैं। तो आपको बताना है कंडक्ट एल्बो होते हैं वो सामान्यतः कहाँ पर लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी न्यूक्लियर मोडों पर। आपको ध्यान रखना है कंडक्ट एल्बो जो कि सामान्यतः नुकीले मोड़ों पर लगाए जाते हैं। कंडक्ट एल्बो होते हैं वो कहाँ पर लगाए जाते हैं? जहाँ पर नुकीले मोड़ों पर 90 डिग्री या 45 डिग्री के मोड़ पर घुमाने के लिए एल्बो या नुकीले मोड़ों पर एल्बो का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चॉपर कन्वर्टर होते हैं, आपको बताना है चॉपर कन्वर्टर होते हैं उनका कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए AC टू AC यानी कि AC को AC में बदलने का, ऑप्शन बी AC टू DC AC को DC में बदलने का, ऑप्शन सी DC टू DC DC को DC में बदलने का, ऑप्शन डी DC टू AC यानी कि DC को AC में बदलने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी DC टू DC से DC में बदलने के लिए चॉपर कन्वर्टर का उपयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है चॉपर क्या होता है? यह एक स्टैटिक स्विच होता है। चॉपर क्या होता है? एक स्टैटिक या स्थितिक स्विच होता है। स्टैटिक स्विच होता है। यह इसका कार्य क्या होता है? यह स्थिर डीसी को यह स्थिर स्थिर डीसी होती है उसको क्या करता है? परिवर्तनीय डीसी में यानी कि परिवर्तनीय औसत डीसी के अंतर्गत स्थिर डीसी को बदलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आपको बताना है AC टू DC AC को DC में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? AC को DC में बदलने के लिए डायोड का प्रयोग किया जाता है। AC को DC में बदलने के लिए हम डायोड का प्रयोग करते हैं। और DC टू AC यानी कि DC को AC में बदलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इसके लिए हम इन्वर्टर का प्रयोग AC को DC को AC में बदलने के लिए इन्वर्टर का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DC को AC में बदलने के लिए इन्वर्टर और AC को DC में बदलने के लिए डायोड का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है
वास्तविक व्यवहार में ट्रांसफार्मर की रेटिंग निर्दिष्ट की जाती है। आपको बताना है वास्तविक व्यवहार में ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो कि किसके रूप में निर्दिष्ट की जाती है। ऑप्शन ए केवीए किलो वोल्ट एम्पियर में, ऑप्शन बी केवीएआर किलो वोल्ट एम्पियर में, ऑप्शन सी किलोवाट में, ऑप्शन डी किलो एम्पियर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किलो वोल्ट एम्पियर में। वास्तविक व्यवहार में ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो कि किलो वोल्ट एम्पियर में निर्दिष्ट की जाती है। आपको ध्यान रखना है ट्रांसफार्मर क्या होता है, यह भी एक स्थैतिक उपकरण होता है। यह क्या होता है? एक स्थैतिक उपकरण होता है जो कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यह म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है? आपको बताना है वह कौन सी है जो कि त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है। ऑप्शन ए बोरॉन, ऑप्शन बी गैलियम, ऑप्शन सी इंडियम, ऑप्शन डी फास्फोरस। तो आपको बताना है वह कौन सा पदार्थ है जो कि एक त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है। जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फास्फोरस। फास्फोरस जो कि एक त्रिसंयोजी अशुद्धि नहीं है। आपको ध्यान रखना है फास्फोरस जो कि एक क्या है? यह एक पंचसंयोजी अशुद्धि है, पंचसंयोजी अशुद्धि मानी जाती है। जबकि बोरॉन, गैलियम और इंडियम जो कि त्रिसंयोजी अशुद्धि के उदाहरण हैं। आपको ध्यान रखना है त्रिसंयोजी, त्रिसंयोजी होता है इसके अंदर क्या होता है? इसके अंतर्गत होल होते हैं, उनकी संख्या अधिक होती है। होल की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है इसके अंतर्गत? कम होती है। और होल की संख्या अधिक होती है। और पंचसंयोजी होते हैं, पंचसंयोजी तत्व होते हैं इसके अंतर्गत होल्स की संख्या क्या होती है? होल की संख्या कम होती है तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें अधिक होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है हिस्टेरेसिस हानि को उस कोर के लिए पदार्थ का चयन करके कम किया जा सकता है जिसमें क्या होना चाहिए? आपको बताना है हिस्टेरेसिस हानि को किस पदार्थ के कोर के पदार्थ का प्रयोग करके उसके हम कम कर सकते हैं। ऑप्शन ए निम्न हिस्टेरेसिस गुणांक, ऑप्शन बी निम्न संचरण गुणांक, ऑप्शन सी उच्च हिस्टेरेसिस गुणांक होना चाहिए, ऑप्शन डी इकाई हिस्टेरेसिस गुणांक होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए निम्न हिस्टेरेसिस गुणांक। हिस्टेरेसिस हानि को उस कोर के लिए पदार्थ का चयन करके यानी कि निम्न हिस्टेरेसिस गुणांक का चयन करके उसमें हिस्टेरेसिस हानि को हम कम कर सकते हैं। इसलिए हम किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? इसके अंतर्गत निम्न हिस्टेरेसिस गुणांक होना चाहिए यानी कि सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील का निम्न हिस्टेरेसिस गुणांक होता है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर में सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। इसमें निम्न हिस्टेरेसिस, इसका निम्न हिस्टेरेसिस गुणांक कितना होता है? इसका निम्न हिस्टेरेसिस गुणांक होता है 0.01 यानी कि 0.01 इसका निम्न हिस्टेरेसिस गुणांक होता है। आपको ध्यान रखना है। और आपको ध्यान रखना है हिस्टेरेसिस हानि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? WH, WH बराबर होता है एनीटा इंटू BM की पावर 1.6 की पावर 1.6 होता है इंटू F फ्रीक्वेंसी इंटू V होता है। तो आपका ये सूत्र याद रखना है हिस्टेरेसिस हानि WH बराबर N.BM की पावर 1.6 इंटू F इंटू V यह सूत्र होता है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है संधारित्र के साथ एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए रिपल फैक्टर के द्वारा ज्ञात किया जाता है। आपको बताना है संधारित्र के साथ एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी कि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए रिपल फैक्टर होता है के द्वारा किसके द्वारा हम ज्ञात करते हैं यानी रिपल फैक्टर का मान हम किस सूत्र के द्वारा ज्ञात करते हैं। ऑप्शन ए R बराबर 1/4 FRLC, ऑप्शन बी R बराबर 1/3 FRLC, ऑप्शन सी R बराबर 1/4 FRL, ऑप्शन डी R बराबर 1/2 FRLC। तो आपको बताना है कैपेसिटर के साथ एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए रिपल फैक्टर का सूत्र किसके द्वारा ज्ञात करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1/4 FRLC इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और यही सूत्र आपको ध्यान रखना है यदि अर्ध तरंग दृष्टिकारी की जगह एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी की जगह अर्ध तरंग दृष्टिकारी हो जाता तो इसका सूत्र क्या हो जाता? इसका सूत्र हो जाता ऑप्शन डी 1/2 FRLC यह सूत्र इसका हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर क्योंकि इसने पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के बारे में बात की है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो आपको बताना है डीसी जनरेटर किस नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको बताना है डीसी जनरेटर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन ए फैराडे के नियम के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी
स्टीनमैन-जेट के सिद्धांत पर, ऑप्शन सी लेंज के नियम के सिद्धांत पर, ऑप्शन डी एम्पियर के नियम के सिद्धांत पर। तो आप सभी को पता होगा डीसी जनरेटर जो कि फेराडे के नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो आपको बताना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है, यानी कि आपको बताना है 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन ए आर्मेचर धारा को न्यूनतम करने के लिए, ऑप्शन बी पक्ष विद्युत वाहक बल को न्यूनतम करने के लिए, ऑप्शन सी पक्ष विद्युत वाहक बल को अधिकतम करने के लिए, ऑप्शन डी आर्मेचर धारा को अधिकतम करने के लिए। तो आपको बताना है 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्मेचर धारा को, यानी कि 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग आर्मेचर धारा को न्यूनतम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आपको ध्यान रखना है 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, इसका उपयोग कौन कौन सी मोटर को स्टार्ट करने के लिए करते हैं? शंट प्लस कंपाउंड दोनों मोटरों को स्टार्ट करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्मेचर धारा को न्यूनतम करने के लिए 3 पॉइंट स्टार्टर का उपयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा आरसी श्रेणी परिपथ में ऐसी धारा होता है, आपको बताना है आरसी श्रेणी परिपथ में ऐसी धारा होता है। ऑप्शन ए प्रयुक्त वोल्टेज के पीछे पक्षगामी होता है, ऑप्शन बी प्रयुक्त वोल्टेज के आउट ऑफ फेज होता है, ऑप्शन सी प्रयुक्त वोल्टेज के फेज में होता है, ऑप्शन डी प्रयुक्त वोल्टेज से अग्रगामी होता है। तो आपको बताना है आरसी श्रेणी परिपथ में ऐसी धारा कैसे होता है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रयुक्त वोल्टेज से अग्रगामी, यानी कि आपको ध्यान रखना है आरसी परिपथ में जो कि धारा होता है जो कि प्रयुक्त वोल्टेज से अग्रगामी होता है। और आरएल एक होता है आरएल परिपथ में क्या होता है, इसमें जो धारा होता है वह प्रयुक्त वोल्टेज से पक्षगामी होता है। आपको ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरएल परिपथ में जो धारा होता है वह प्रयुक्त वोल्टेज से पक्षगामी होता है, और आरसी परिपथ में जो धारा होता है वह प्रयुक्त वोल्टेज से अग्रगामी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर में पीआईवी यानी कि पीक इनवर्स वोल्टेज होता है। आपको बताना है एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में फुल वेव रेक्टिफायर या पीआईवी का मान क्या होता है। ऑप्शन ए वी मैक्सिमम होता है, ऑप्शन बी 2 वी मैक्सिमम होता है, ऑप्शन सी वी मैक्सिमम बाय 2 होता है, ऑप्शन डी वी मैक्सिमम √2 होता है। तो आपको बताना है एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी फुल वेव रेक्टिफायर में पीआईवी होता है। आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2V मैक्सिमम, यानी कि पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में पिक इनवर्स वोल्टेज का मान होता है 2V मैक्सिमम होता है। और आपको ध्यान रखना है अर्ध तरंग दृष्टिकारी व ब्रिज रेक्टिफायर के लिए पीआईवी यानी पिक इनवर्स वोल्टेज का मान क्या होता है? वी मैक्सिमम होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए 2V मैक्सिमम होता है, और अर्ध तरंग दृष्टिकारी और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए वी मैक्सिमम इसका मान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपयंत्र की संवेदनशीलता की इकाई क्या है? आपको बताना है उपयंत्र की संवेदनशीलता होती है उसकी इकाई क्या होती है। ऑप्शन ए ओम पर वोल्ट होती है या ओम प्रति वोल्ट होती है, ऑप्शन बी वोल्ट एम्पियर होती है, ऑप्शन सी एम्पियर पर सेकंड होती है, ऑप्शन डी वोल्ट पर ओम होती है। तो आपको बताना है उपयंत्र की संवेदनशीलता या सेंसिटिविटी का इकाई क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओम प्रति वोल्ट जो कि सेंसिटिविटी या इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी या संवेदनशीलता की इकाई होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आपको बताना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि कौन सी है? आपको बताना है पावर ट्रांसफार्मर होता है उसको ठंडा करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि कौन सी होती है। ऑप्शन ए एयर ब्लास्ट कूलिंग विधि होती है, ऑप्शन बी नेचुरल एयर कूलिंग विधि होती है, ऑप्शन सी गैस कूलिंग विधि होती है, ऑप्शन डी ऑयल कूलिंग विधि होती है। तो आपको बताना है पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त विधि कौन सी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एयर ब्लास्ट कूलिंग विधि का प्रयोग पावर ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको बताना है संधारित्र परिवर्तित एकल फेज में यदि संधारित्र के स्थान पर क्या लगा दिया जाए तो अभी समान दिशा में चलती रहेगी। यानी कि आपको बताना है
कैपेसिटर स्टार्ट सिंगल फेज मोटर में यदि कैपेसिटर के स्थान पर हम किसका प्रयोग कर दें कि वह समान दिशा में ही चलती रहेगी। ऑप्शन ए प्रेरक का प्रयोग करके, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी प्रतिरोध और कैपेसिटर, ऑप्शन डी प्रतिरोध और इंडक्टर या प्रेरक। तो आपको बताना है हम इसमें किसका प्रयोग करेंगे कि उसकी दिशा या समान दिशा में ही चलती रहेगी, यानी कि दिशा परिवर्तित नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का प्रयोग करने पर भी वह समान दिशा में चलती रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है एक ऐसी परिपथ में प्रेरक प्रतिघात यानी कि एक्सेल यानी प्रेरक प्रतिघात को प्रदर्शित करने के लिए व्यंजक या उसका सूत्र क्या होता है। आपको बताना है एक ऐसी परिपथ में प्रेरक प्रतिघात एक्सेल को प्रदर्शित करने का सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए 2πfl, ऑप्शन बी 2πl, ऑप्शन सी 2πf, ऑप्शन सी 1/2πfl। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2πfl, यानी कि प्रेरक प्रतिघात एक्सेल एक्सेल बराबर क्या होता है 2πfl होता है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बताना है ऐसी परिपथ में संधारित्र प्रतिघात यानी कि संधारित्र प्रतिघात XC बराबर क्या होता है। XC बराबर होता है 1/2πfc, जो कि इसका मान होता है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेरक के प्रतिघात जो कि XC होता है 2πfc होता है। और 2πf होता है वो किसका मान होता है, यह ओमेगा बराबर होता है 2πf, जो कि ओमेगा का मान होता है, यानी कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है 2πf होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम वाले 3 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान कितना होगा। आपको बताना है 3 प्रतिरोध हैं जो कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो संयोजन में कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको ध्यान रखना है यदि प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए होते हैं तो उनका कुल प्रतिरोध का मान होता है वह जो सबसे कम ओम मान का प्रतिरोध होता है उससे भी कम उसका मान आता है। और जो श्रेणी क्रम में यदि जुड़े हुए होते हैं तो सबसे अधिक प्रतिरोध के मान से उनका अधिक मान आता है। तो आपको ध्यान रखना है ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तथा 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के प्रतिरोध हैं। तो इनमें सबसे कम ओम का मान प्रतिरोध क्या है, 2 ओम का है, तो 2 ओम से कम इसका मान आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन में देखना है इससे कम कौन सा है, 1 ओम, 36 ओम, 11 ओम, 3 ओम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 1 ओम। एक ही ऑप्शन है जो कि इनका संयोजन का कुल प्रतिरोध हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। वैसे भी हम इसको निकाल सकते हैं समांतर क्रम में 1/r बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसमें इसका मान रखकर इसका मान निकालेंगे तो 1 ओम आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्न प्रतिरोध मापने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है निम्न प्रतिरोध मापना है जिनमें से निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। आपको ध्यान रखना है निम्न प्रतिरोध 1 ओम तक मापते हैं, यानी कि 1 ओम से कम का मान मापने के लिए निम्न प्रतिरोध मापने के लिए किस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं। ऑप्शन ए मेगा ओम ब्रिज विधि, ऑप्शन बी एमीटर वोल्टमीटर विधि, ऑप्शन सी विभवमापी विधि, ऑप्शन डी केल्विन ब्रिज विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मेगा ओम ब्रिज विधि। इस विधि के द्वारा हम किसका प्रतिरोध मापते हैं, इस विधि के द्वारा हम उच्च प्रतिरोध मापते हैं। मेगा ओम ब्रिज विधि के द्वारा हम उच्च प्रतिरोध मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और निम्न प्रतिरोध मापने के लिए एमीटर वोल्टमीटर विधि, विभवमापी विधि और केल्विन ब्रिज विधि का प्रयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है यदि एक ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को स्थानांतरित करता है। आपको बताना है ट्रांसफार्मर निम्नलिखित में से किस पैरामीटर को स्थानांतरित करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए फ्रीक्वेंसी को, ऑप्शन बी धारा को, ऑप्शन सी पावर को, ऑप्शन डी वोल्टेज को। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है एक ट्रांसफार्मर जो कि फ्रीक्वेंसी को स्थिर रखकर शक्ति को पैरामीटर को स्थानांतरित करता है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी को तो स्थिर रखता है और शक्ति को स्थानांतरित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो शक्ति को स्थानांतरित करता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और यह धारा और वोल्टेज के मान को स्टेप अप स्टेप डाउन करने का कार्य करता है। आपको ध्यान रखना है ट्रांसफार्मर एक स्थैतिक उपकरण होता है जो कि म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह पैरामीटर जो कि शक्ति को स्थानांतरित करता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैटरी से संयोजित प्रतिरोध R1, R2 और R3 में यदि वोल्टेज ड्रॉप क्रमशः 10 वोल्टेज, 20 वोल्टेज और 30 वोल्टेज है तो बैटरी का कुल वोल्टेज क्या होगा।
तो आपको बताना है बैटरी में संयोजित प्रतिरोध जो कि श्रेणी क्रम में R1 R2 R3 है। यदि वोल्टेज ड्रॉप का मान 10 वोल्टेज 20 वोल्टेज और 30 वोल्टेज है तो बैटरी का कुल वोल्टेज, तो इसमें बैटरी का कुल वोल्टेज क्या हो जाएगा, जो वोल्टेज है उनका योग जो कि टोटल वोल्टेज कुल वोल्टेज हो जाएगा। तो 10 वोल्टेज प्लस 20 वोल्टेज प्लस 30 वोल्टेज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 वोल्टेज हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के साथ आज की वीडियो हमारी यही समाप्त होती है। यदि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तथा ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबा लेना तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको लास्ट में आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हुए। इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं समाप्त